भारत के पद्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं उन महान विभूतियों से जिन्हें उनके सामाजिक योगदान के लिए, उनके कार्यों के लिए भारत सरकार ने पद्म सम्मानों से सम्मानित किया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। किसी भी वाद्य यंत्र से कितना मधुर संगीत निकलेगा, ये बात जितनी उसे बजाने वाले कलाकार के ऊपर निर्भर करती है, उतनी ही निर्भर करती है उस कारीगर पे जिसने उसे बनाया है। तो आज सबसे पहले बात उस कारीगर की जिसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए मिलते हैं कश्मीर के रहने वाले गुलाम मोहम्मद जज से, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। सितार, रबाब, तावूस और संतूर, ये सभी वाद्य यंत्र हमारी सुरीली सांस्कृतिक परंपरा के द्योतक हैं। लकड़ी, धातु और तार से आकार लेने वाले ये वाद्य यंत्र एक निपुण कारीगर की कला का कमाल ही तो है, और इस ऊंचाई तक पहुंचने में एक उम्र लग जाती है। खानदारी कारीगर गुलाम मोहम्मद जज इसकी उम्दा मिसाल हैं। देश ने इनके इस हुनर को माना और सराहा भी है। 1 जनवरी 1948 को जन्मे गुलाम मोहम्मद जज का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। इनके दादाजी रहमान जू जज, पिता अब्दुल अहद जज और चाचा गुलाम रसूल जज को ये शुरू से वाद्य यंत्र बनाते देखा करते थे। धीरे धीरे स्कूली शिक्षा के साथ इन्होंने ये काम भी सीखा। कश्मीर में राजशाही के दौर में जज परिवार का खासा रुतबा था। इस परिवार द्वारा बनाए गए वाद्य यंत्र आज भी श्रीनगर संग्रहालय में मौजूद हैं। जज परिवार सितार कश्मीरी, संतूर कश्मीरी, साजी कश्मीरी, सारंग कश्मीरी और रबाब जैसे कश्मीरी वाद्य यंत्र बनाता आया है। गुलाम मोहम्मद अपने परिवार की इसी समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पद्मश्री को परिवार को मिला सम्मान बताते हैं। श्री गुलाम मोहम्मद जज, शिल्पकला। ये तो खुशी की बात है कि हमको अपने फ़न का मुआवजा मिल गया, लेकिन ये मुआवजा मुझे नहीं मिलना चाहिए था। ये मेरे पुरखों को मिलना चाहिए था जिन्होंने मुझे ये काम सिखाया। ये हमारा ख़ानदानी काम है, तो इसलिए ये मुझे मिल गया। चलो मेरे ही मुकद्दर में था, ये बहुत बड़ी बात है। ये सारे इंडिया को मिल गया, मुझे ही नहीं मिला। मैं कहूँगा नहीं, मुझे नहीं, सारे इंडिया को मिल गया। जो जहाँ है मैं उनका नमन करता हूँ। अपने बचपन को याद करते हुए गुलाम मोहम्मद कहते हैं कि खेल और पढ़ाई के बाद इन्हीं वाद्य यंत्रों के बीच वापस आ जाते थे। यही इनकी दुनिया थी जिससे इन्हें इतना प्यार था कि इनके लिए कई अच्छे प्रस्ताव को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि इनकी पिछली 7 पीढ़ियां वाद्य यंत्र के निर्माण से ही जुड़ी रही। गुलाम इस काम को आगे बढ़ाने वाली 8वीं पीढ़ी के सदस्य हैं। कि जब मुझे माहौल की तरीके से अपने ख़ानदान की ट्रेडिशनली कि मेरा घर का माहौल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का था। जब मैं भी माँ के कोख से बाहर निकला,
थोड़ा छोड़ा बचा ही था, खेलता खेलता था। हमारे पुरख यही काम करते थे, उनके ये किसी चीज़ से छूट जाता था, आहिस्ता 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 मैं इसी काम पर लग गया। तो मैंने तालीम भी पढ़ी, लेकिन तालीम में कुछ अपनी किस्मत नहीं उस ऐसी थी, फिर इसी काम में लग गया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास मशीनरी काम का कोई चीज़ नहीं है आज तक। जो चीज़ इसका ये हथियार कहेंगे हमको, जो औजार कहेंगे इसके लिए, रेती है, बाकी स्टूल जो इसके है, वो सारे तो लोहे के बनाए हुए जाते हैं, उसी से वो काम करते हैं। कोई मशीनरी का काम नहीं है। ये एक ही चीज़ नहीं है। सब कहेंगे हैं जब ये इंस्ट्रूमेंट बनाना है, इसको फिर बजाना है। ये लकड़ी की बात नहीं है, किसी भी जगह दी है। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। जब उसके दिमाग में ये ट्यूनिंग क्वालिटी, वो जो बजाने वाला बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, वो बजा नहीं सकता है। सारी चीज़ें बनाते हैं। हाँ, संतूर तो ज़्यादा अब अप्रूव्ड हो गया है, ये बात है। कश्मीर की पहचान है। कश्मीर की पहचान है। कश्मीरी लोग भी बजाते हैं संतूर कश्मीरी ढंग से, लेकिन शिव कुमार जी ने इसको और ढंग से बजाया, यही ये पॉपुलर हो गया। संतूर की जड़ें कश्मीर में हैं। इसे समूचे देश में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है पंडित शिव कुमार शर्मा को। कहते हैं कि पंडित जी ने शैशव काल में इस वाद्य यंत्र को टेबल से उठाकर गोद में रखकर बजाया था। ये संतूर जस परिवार ने बनाया था। पंडित भजन सोपोरी भी ताउम्र गुलाम मोहम्मद जस के परिवार द्वारा बनाए संतूर बजाते रहे। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। फिर वो सामाजिक कार्यों की बात हो, करियर की बात हो, या फिर हो खेल का मैदान। आइए मिलते हैं भारत की एक प्रतिष्ठित बास्केटबॉल खिलाड़ी पी अनीता से, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। बाईस जून 1985 को तमिलनाडु में जन्मी पी अनीता ने खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाया। लगभग 2 दशक से ये बास्केटबॉल के खेल से जुड़ी हुई हैं। इस खेल के प्रति इनका समर्पण और योगदान के लिए पद्मश्री मिला। श्रीमती पी अनीता, खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के खेल में देश को कई पदक दिला चुकी पी अनीता इस वक्त दक्षिण रेलवे में मुख्य टिकट निरीक्षक हैं। अनीता बताती हैं कि जब इन्होंने बास्केटबॉल सीखने का निश्चय किया तो केवल इनके माता पिता का साथ था। I had that too, because when I started my sports career, even my cousin told that sports is unfit for girls because they become dark, or they will look like a man. The same thing what they are telling. But my parents are very supportive. What you like, you just carry on, because my dad is a police constable and my mom is a housewife. And they told that if you love to play, you play. So that's the freedom makes me stand here actually. And I gone through so many hurdles, and basically girls, we have many stages, engage, and we all depend on my parents. So parents will agree to play and we are playing. ये अनीता का जोश और जज्बा ही था कि 1 साल के अंदर ही ये राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की अंडर 14 कैटेगरी में चुन ली गई। इन्होंने महज 19 साल की उम्र में सीनियर भारतीय टीम की कप्तानी भी की। 8 साल तक ये सफर जारी रहा। अनीता पढ़ने में भी बहुत अच्छी रही हैं। इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बीकॉम और अन्नामलाई विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। अनीता बताती हैं कि शादी के बाद भी इन्हें ससुराल से भी पूरा सहयोग मिला। अपनी पहली संतान के जन्म के महज 2 महीने के भीतर ही इन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट में वापसी की थी, जो इनके मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाती है।
after that, marriage, and after that maternity, we have many stages. So after marriage, I have little pressure, that because it's totally a different family, and I was a star of Indian team that time. I was like convincing my mother-in-law that I want to continue playing for a year, because that time I have a main championship, that is Asian Games. So, and they supported me, and the biggest challenge that was a maternity, because after maternity is a very tough part to come back and playing for a highest level of for an Indian team. So after maternity, within 2 months, I started playing for exercises, and the feeding part and everything. See, society will always say, like, criticize, you are leaving the child, but my mind is like, we have to balance it. That's it. If we balance everything, we can 100%, because men can't do that, but women have the patience to do everything is possible. अनीता ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 4 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं। साल 2012 में ये थाईलैंड में महिला पेशेवर लीग भी खेल चुकी हैं। कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी अनीता चाहती हैं कि इस खेल में और भी महिलाएं आगे आएं। भारत के पद्म में मिलिए बौद्ध भिक्षु और थिक्से मठ के प्रमुख से, जिन्होंने लद्दाख में कई सामाजिक कार्य किए। इसके साथ ही उन्होंने वहां युवाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। कुशोक थिक्से नवांग चंबा स्तनजिन ने अपना पूरा जीवन धर्म, कर्म और समाज के उत्थान में लगा दिया। साल 2023 में इन्हें पद्मश्री मिला। श्री कुशोक थिक्से नवांग चंबा स्तनजिन, अध्यात्म। कुशोक थिक्से लद्दाख से राज्यसभा के पहले और एकमात्र सदस्य रहे हैं। इनका टेन्योर 1998 से 2002 तक रहा। इनका जन्म 20 मई 1943 को लेह लद्दाख के चुचोट गांव में हुआ। 5 साल की उम्र में इन्हें दलाई लामा की ओर से कुशोक थिक्से के अवतार के रूप में मान्यता मिली। 10 साल की उम्र में ये तिब्बत में डेपुंग मठ के गोमांग तत्संग गए। साल 1959 तक तिब्बत में अपने प्रवास के दौरान कई विशेष शिक्षा प्राप्त की। हाँ, मैं तो वहाँ लद्दाख में छिसत उसके गांव में मैं पैदा हो गया। मैं 10 साल में मैं लद्दाख तिब्बत गया था। वहाँ 6-7 हम वहाँ पढ़ने के लिए बैठा है। उसके बाद मैं थिक्से गोम्पा में आके मैंने काम किया। कुशोक थिक्से ने लद्दाख की अत्यंत समृद्ध बौद्ध मठ विरासत और परंपरा को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने थिक्से और दिस्तिक मठों में कई नवाचार भी किए हैं। मैंने लद्दाख के लिए बहुत काम किया है। मंदिर का काम भी किया है। लोगों को पढ़ने के लिए उसके लिए मैंने वो बहुत मैंने काम किया था। इसीलिए हमारे लद्दाख लोग हमारे वहाँ उसके लिए देश के लिए रहने के लिए सब मिल के देश को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत काम किया। इसीलिए वो मिला था।
लद्दाखी समाज को जागरूक करने के लिए इन्होंने साल 1979 में लामजंग स्कूल की स्थापना की। थिक्से में स्थित इस स्कूल में कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद इन्होंने छात्रों के लिए 45 दिवसीय मुफ्त शीतकालीन शिक्षण शिविर को लगाना शुरू किया। आज इनके शिष्य इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने जो मोनास्ट्री का काम किया था और जैसे लाइब्रेरी बना, लर्निंग सेंटर बना, तो उसमें हर तबके क्योंकि विंटर में 300, 400, 500 बच्चों को फ्री ट्यूशन देते गुरुजी का मतलब इच्छा ये है समर में ऐसा कुछ प्रोग्राम चले, क्योंकि बच्चे लोग छुट्टी में रहते हैं, वीकेंड में खाली रहते हैं, तो हर तबके के। कुशोक ठिक्से ने मठ में भी कई ऐसे कार्य किए हैं जिनसे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला है। इस योगदान के लिए साल 2021 में इन्हें लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लद्दाख दपलरंग्स पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत के पद्म में मिलिए एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता से जिन्होंने किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, लोगों की सोच को बदलने की दिशा में कार्य किया है। मिलिए माता बी मजम्मा जोगती से, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। माता बी मजम्मा जोगती कर्नाटक सरकार के कन्नड़ और संस्कृति विभाग की एक स्वायत्त संस्था कर्नाटक जनपद अकादमी की अध्यक्ष हैं। उत्तर कर्नाटक के किन्नरों के जोगप्पा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली माता बी मजम्मा जोगती ने न सिर्फ अपना भविष्य संवारा बल्कि अपनी बिरादरी को रास्ता भी दिखाया। इनके इस योगदान को भारत सरकार ने सराहा है, मान्यता दी है। माता बी मजम्मा जोगती कला लोक नृत्य। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के जोगप्पा समुदाय पर देवी येलम्मा की विशेष कृपा है। अक्सर परिवार से बेदखल किए गए सदस्यों से बने इस समूह का जीवन दुखों से भरा हुआ होता है। माता बी मंजम्मा अपने परिवार से अलग होने के बाद गुरु कालव्वा जोगती से मिली, जिनसे इन्होंने नृत्य सीखा और रोजी कमाना शुरू किया। तमाम कठिनाइयों, गरीबी और सामाजिक अपमान के बावजूद इन्होंने इस कला में निपुणता हासिल की। माता मंजम्मा अब तक पूरे कर्नाटक में लोक नृत्य के सैकड़ों कार्यक्रम पेश कर चुकी हैं। दौर बदला और आज आलम ये है कि आलोचना करने वाले तारीफें करते नहीं थकते। माता मंजम्मा बताती हैं कि कैसे इन्होंने अपना भाग्य खुद तराशा है। अब माता मंजम्मा इस समाज को एक सम्मानित तरीके से अंतिम संस्कार मिले इस दिशा में कार्यरत है। ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾದವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. What Mata Manjamma Amma says is she is basically from the village Kalakamba in Ballari, and at the when she was studying 7th standard, she started finding what she is within her, born with a male body, but there are certain changes that are happening, and she started realizing what she is. And at the 10th standard, she was very clear that she what she is and how she want to lead her life. But when she was very clear and when she was speaking to her family, they didn't support her, and they put her into the Jogati culture where officially the male is allowed to become a trans woman, a Jogati sampradaya parampara.
and from there, even though the Jogatis are generally people have a perception that they go and then they do begging. Some Jogatis trans community people get involved into sex work. She never wanted to do that. So she, after becoming a Jogati, she started reaching out, and she was learning from. She met some guru. And then she learned the Jogati, Nrutya from there. She enjoyed it, and but things didn't go well. Being a trans woman, she experienced many discrimination from the guru and others also over there. And then she moved to a different village, and in that village she started selling idlis, and then started making money. She wanted to be independent, because she is dependent on somebody. Her respect will come down. So she, even though she was she failed in 10th standard, but she took the courage. She also started teaching 5th, 6th, 7th students, and she was earning money or some food grains, whatever the students used to give. And from there she took was leading her life, and that's where she was blessed to meet Kalava Jogati, who was also a Karnataka Rajyotsava awardee, and then she joined her troupe, and she was performing. She performed various art forms, not just the Jogati Nrutya, but many theatre plays, village theatre plays also. माता भी मंजम्मा जोगती कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। इसमें साल 2010-2011 में मिला कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, साल 2006-2007 में कर्नाटक जनपद और यक्षगान अकादमी पुरस्कार शामिल है। साल 2017 में कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के तौर पर नहीं शामिल किया गया। साल 2019 में ये इसकी अध्यक्ष बनी। इस पद पर आसीन होने वाली ये पहली किन्नर हैं। भारत के पद्म में मिलिए बसंती देवी से, जिन्हें उनके कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। बसंती देवी ने न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य किया, बल्कि वे कई सामाजिक सुधार के कार्यों से भी जुड़ी रही है। बसंती देवी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। तमाम भेदभाव झेल चुकी बसंती देवी ने बहुत कम उम्र में ही तय कर लिया था कि अपने हालात पर रोएंगी नहीं, दया का पात्र नहीं बनेंगी, बल्कि हालात बदल डालेंगी। उनका जीवट रंग लाया। साल 2022 में पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया। श्रीमती बसंती देवी, समाज सेवा। 30 नवंबर 1958 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ की कनाली छीना तहसील के डिगरा गांव में जन्मी बसंती देवी का विवाह 12 साल की उम्र में हो गया था। पिथौरागढ़ आज उत्तराखंड का हिस्सा है। 14 साल की उम्र में ये विधवा हो गईं। ससुराल में उलाह न मिलने पर ये अपने घर लौट आईं और शिक्षा जारी रखी। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर सामाजिक सुधार में लगे कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल से जुड़ गईं। पहले तो लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, स्कूल की कोई सुविधा नहीं, सब जंगल खेती का ही काम करना है करके 12 साल में शादी होगी। 2 साल के बाद वो लड़का ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद मेरी सास कहने वाली हुई कि मेरे लड़के को इसी ने खाया। तो न खाना देती थी, न बोलती थी, न कुछ। तब जब तक वो 12 दिन उसके हुए तब तक वहाँ रही। उसके बाद मैंने सोचा मेरी माँ के घर तो जाती हूँ, माँ तो खाना तो दोगी, थोड़ा प्यार तो करेगी, थोड़ा अच्छी तरह बोलेगी तो सही। और ऐसे करके तो वहाँ चले गई मैं। फिर वहाँ मेरे एक लक्ष्मी आश्रम कौसानी में पिथौरागढ़ ज़िले में मेरे चाची की भाई की लड़की विकलांग थी पैर की, तो वो वहाँ पढ़ती थी। तो आज़ादी के समय और गांधी जी के साथ विदेशी बहन थी हमारी, और
हेलोनेम, कैथरीन हेलोनेम। तो वो सरल स्वभाव की थी। जब उनको पता चला कि अरे भारत तो ऐसा बंद किया है, ये किया है, तो वो गांधी जी की शिष्या बन गई। उन्होंने उसका नाम सल्ला बहन रखा, सरल स्वभाव की है करके। तब जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाएं तो इतनी शक्तिशाली हैं, इतना काम करती हैं, ऐसी हैं, और तो जो पर इनकी बुद्धि का विकास नहीं है। जब अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तो मैं और लड़कियों के लिए स्कूल खोलूँगी। बसंती देवी ने स्थानीय समाज में व्याप्त जड़ता और कुरीतियों को दूर करने के लिए महिला समूहों का गठन किया। उनके माध्यम से वनों को बचाने के लिए अभियान चलाए, साथ ही घरेलू हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए जन जागरूकता की शुरुआत भी की। मैं तो पहले तो जैसे फिर जब वहाँ मैं काम करती थी, वो तो उनके घर घर जाकर, और ये तो वो तो इतना भाई लोग तो शराब पीकर अपनी पत्नियों को इतना मारते थे, और दुकान में बैठे रहेंगे तब भी जुआ खेलेंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे और शराब पिएंगे, आपसी तालमेल, बहुत ही लड़ाई झगड़ा। तब मैं उनसे कहती थी कि तुम ऐसा, तुम्हारा परिवार है, पति पत्नी हो, तो उनको थोड़ा मदद करो। वो तो सुबह से शाम तक जंगल में जाती हैं, लकड़ी काटती हैं, शाम को ठंडा भात खाती हैं, तो खेती में काम करती हैं, थोड़ा उनके साथ तो काम करो। जब ये नशा करके ऐसे तुम गाली गलौज करते हो तो तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे। कोसी नदी का संरक्षण अभियान और कौसानी से लोध तक संपूर्ण घाटी के 200 गांव में महिलाओं का समूह बनाया। साल 2008 में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के लिए अभियान चलाया। साल 2014 में 51 गांवों की 150 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। ये दिमाग में यही आया कि मैं तो पहले ही बाल विधवा ऐसे हो गई हूँ। अब जब किसी को, जब लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है, कम से कम पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे तो बढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे और सब कुछ काम करेंगे। थोड़ा अब मैं छोटे बचपन में शादी होगी, कोई दिमाग ही नहीं हुआ उस समय, नहीं तो हम ही उस समय मना कर देते अभी क्यों कर रहे हो करके। तो मैंने कहा ये जब पढ़े लिखे हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो इनकी शक्ति बढ़ेगी, इनकी बुद्धि बढ़ेगी, तो ये आगे बढ़ेंगे करके। बसंती देवी को उनके निस्वार्थ कार्यों के लिए तमाम पुरस्कार मिल चुके हैं। इन पुरस्कारों में नारी शक्ति पुरस्कार, देवी पुरस्कार और फेमिना महिला जूरी पुरस्कार शामिल हैं। नेक नियत बसंती देवी नित्य नए लक्ष्य तय करती जा रही हैं। इतना बड़ा सम्मान मिला, जब लोगों ने मुझको कहा कि तुमको पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग, इतने लोगों ने मुझे कहाँ कहाँ से बुलाया, ये सबसे बड़ी बात है। जल की तरह मैं भी बहती रहूँगी और जल की सेवा करूँगी। भारत के पद्म में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।